Hello everyone, good morning. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 18 जनसंख्या भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको लेकर आई हूँ। आइए आप भी हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम जनसंख्या अध्ययन को भूगोल की शाखा के रूप में स्वतंत्र तथा क्रमबद्ध शाखा प्रदान की है? तो ग्लेन ट्रीवार्था। ग्लेन ट्रीवार्था ने सर्वप्रथम जनसंख्या अध्ययन को भूगोल की शाखा के रूप में स्वतंत्र तथा क्रमबद्ध शाखा प्रदान की है। ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स प्रसिद्ध पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी है? तो ट्रीवार्था ने। ये ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स प्रसिद्ध पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी है? तो ट्रीवार्था। ग्लेन ट्रीवार्था ने अपनी पुस्तक ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स में जनसंख्या के किन लक्षणों का विश्लेषण किया है? तो सभी, जैविक, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी। जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? तो जिंदगी का ट्रीवार्था को माना जाता है। जनसंख्या भूगोल के जनक जी.टी. ट्रीवार्था हैं। जनसंख्या भूगोल रॉबर्ट वुड्स ने कब अपनी पुस्तक पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी लिखी है? तो वर्ष 1979 में। जनसंख्या भूगोल भूगोलवेत्ता रॉबर्ट वुड्स ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन एनालिसिस 1979 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या भूगोलवेत्ता रॉबर्ट वुड्स ने जनसंख्या के किन लक्षणों का विश्लेषण किया है? तो उत्पादकता, मर्दता, संचलन, ये सभी जो है कि जनसंख्या के लक्षणों का विश्लेषण किया है रॉबर्ट वुड्स ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस भूगोलवेत्ता ने जनसंख्या भूगोल को वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनसांख्यिकी तथ्यों का वर्णन कहा है? दिए गए विकल्पों में कौन शामिल है? तो जे. ब्यूजे गार्नियर भूगोलवेत्ता ने जनसंख्या भूगोल को वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनसांख्यिकीय तथ्यों का वर्णन कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में किस प्रभाव तक सीमित माना जाता है, जबकि जनसंख्या भूगोल में सभी लक्षणों को समाहित किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में आर्थिक प्रभाव तक सीमित माना जाता है, जबकि जनसंख्या भूगोल में सभी लक्षणों को समाहित किया जाता है। इतिहास में मनुष्य की किस लक्षणों का अध्ययन समय के संदर्भ में किया जाता है? तो ये सभी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी जो है कि इतिहास में मनुष्य के सभी लक्षणों का अध्ययन के समय में संदर्भ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन जनसंख्या भूगोल के आंकड़ों का स्रोत में शामिल है? तो कह रहे सभी, जनगणना, सर्वेक्षण, निबंधन, ये सभी जनसंख्या भूगोल के आंकड़ों के स्रोत में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत है? तो द्वितीयक आंकड़े के मुख्य स्रोत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथों में जनगणना का इतिहास उल्लेखित पाया जाता है? तो दोनों, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र तथा आईन अकबरी, ये सभी जो है कि जनगणना इतिहास में उल्लेखित पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक जनगणना पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम विश्व के किस देश द्वारा कराई गई थी? तो स्वीडन। आधुनिक जनगणना पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम विश्व के किस देश द्वारा कराई गई थी? तो स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक पद्धति एवं दशकीय जनगणना 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व के किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक पद्धति एवं दशकीय जनगणना 1890 में सर्वप्रथम विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में कराई गई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिदर्श सर्वेक्षण में जनसंख्या के किस लक्षणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह होता है? तो ये सभी,
सामाजिक आर्थिक मर्यादा, ये सभी जो है कि परिदृश्य सर्वेक्षण में जनसंख्या के लक्षणों संबंधित सूचनाओं का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1950 में। भारत में राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। वर्ष 1950 में राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों में किन आंकड़ों का संग्रह पाया जाता है? तो दिए गए आंकड़ों में से कौन इसमें शामिल होते हैं? तो ये सभी पारिवारिक आय, कुछ ग्रामीण वस्तुओं के मूल्य, जोत का आकार, ये सभी। राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों में किन आंकड़ों का संग्रह पाया जाता है? ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 19, परिदृश्य के प्रकार को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो दिए गए प्रकारों की पहचान कीजिए। तो ये सी है, ए बी दोनों, संभावित परिदृश्य, असंभावित परिदृश्य। परिदृश्य के प्रकार को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न से कौन संभावित परिदृश्य के प्रकार हैं? तो ये सभी साधारण यादृच्छिक परिदृश्य, अस्थिरीकृत यादृच्छिक परिदृश्य, समूह या गुच्छ परिदृश्य, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वर्ष का अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाता है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि जो है वर्ष का अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, जन्म मरण सांख्यिकी से किसका अनुमान लगाना संभव होता है? तो ये सभी जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर, ये सभी जो है कि जन्म मरण सांख्यिकी से अनुमान लगाना संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आंकड़ों की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठाया जाता है क्योंकि उसमें अभाव पाया जाता है गुणवत्ता का। भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में कराई जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है। जनसंख्या वितरण के मापन में कौन सा तथ्य सहायक सिद्ध होता है? तो कह रहे ये सभी, घनत्व, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या का स्थानिक वितरण, ये सभी जो है कि मापन में तथ्य सहायक सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पूर्वी एशिया का भाग है जहां दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है? ये सभी चीन, जापान, कोरिया, ये सभी जो है कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नांकित देशों का सही आरोही क्रम है? तो कह रहे डी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान जनसंख्या के आधार पर ये सभी क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडोनेशिया की कितनी प्रतिशत आबादी जावा द्वीप पर निवास करती है? तो 70%। इंडोनेशिया की कितनी परसेंट आबादी जावा द्वीप पर निवास करती है? तो 70%। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण विश्व में होने वाली जनसंख्या वृद्धि में किसका परिणाम पाया जाता है? तो सी, ए जन्म दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर दोनों का। क्वेश्चन नंबर 30, जनसंख्या विस्फोट संबंध है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर दोनों से। क्वेश्चन नंबर 31, किस देशों में जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो कह रहे कि सभी, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, सभी में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन प्राकृतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? तो कह रहे सभी, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, सभी। दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है वियतनाम में। आटाकामा मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है जहां शुष्कता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है? तो कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मानवीय कारक कौन है? तो मानवीय जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले में मानवीय कारक कौन है? तो कह रहे सभी, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन जनांकीय कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? क्या जनसंख्या की वृद्धि और प्रवास, ए बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 38, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो यूरोप। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो यूरोप। एशिया के किस देश में जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है? तो कह रहे सभी, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ये सभी जनसंख्या के वितरण का मध्यम प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी प्रदेश या भू क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल तथा उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? अंकगणितीय घनत्व। किसी प्रदेश या भू क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल तथा उनकी कुल जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? अंकगणितीय घनत्व। क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या का कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा में क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है? तो जापान में। कौन सा घनत्व प्रति इकाई कृषि भूमि पर आधारित व्यक्तियों की औसत संख्या को दर्शाता है? तो कृषि घनत्व का। विश्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। कौन सा उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है? तो कह रहे ब्राजील का तटीय पेटी उच्च जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश नीदरलैंड है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन है? तो नीदरलैंड है। कौन मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र है? तो क्या ये सभी, टर्की, ईरान, इराक, ये सभी जो है मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्र में निम्न में से कौन से कारक कम जनघनत्व के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं? तो उपजाऊ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 49, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कुल कितनी थी? तो 133 करोड़। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कुल कितनी थी? तो 133 करोड़। विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं? उनकी पहचान कीजिए सभी। आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये सभी जो है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा देश निम्न जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है? ये सभी, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये सभी जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा देश उच्च जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो नॉर्वे। कौन सा देश उच्च जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल नहीं है? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 52 फिर से देखिए, कौन से देश उच्च जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल नहीं? तो नॉर्वे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन ने। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन ने। जनांकीय संक्रमण में शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जनसांख्यिकीय संक्रमण में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत को दर्शाती है? तो दूसरी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 56, कौन जनसांख्यिकीय सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है? तो ह्रासमान जन्म दर तथा ह्रासमान मृत्यु दर। जनसांख्यिकीय सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है ह्रासमान जन्म दर, ह्रासमान मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नांकित देशों में कौन सा जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? तो जापान। कौन सा जनांकीय संक्रमण के अंतिम चरण में है? तो जापान है। क्वेश्चन नंबर 58, यदि शुद्ध प्रजनन दर 1 से कम है तो दर्शाता है जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में कमी। शुद्ध प्रजनन दर 1 से कम है तो ये दर्शाता है जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में कमी। क्वेश्चन नंबर 59, जनांकीय संक्रमण मॉडल की कौन सी अवस्था उच्च जन्म परंतु निम्न मृत्यु दर का पूर्वानुमान करती है? तो दूसरी अवस्था। जनांकीय संक्रमण मॉडल की कौन सी अवस्था उच्च जन्म परंतु निम्न मृत्यु दर का पूर्वानुमान करती है? तो दूसरी अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 61, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में प्राकृतिक सिद्धांतों में किस विद्वान का सिद्धांत शामिल है? सभी। माल्थस का सिद्धांत, सैडलर का सिद्धांत, थॉमस डबडले का सिद्धांत, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 62, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि किस श्रेणी के क्रम में होती है? तो गुणात्मक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 63, सैडलर के अनुसार जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ मनुष्य में वृद्धि की प्रकृति कैसी होती जाती है? तो घटती जाती है। जनघनत्व में वृद्धि के साथ मनुष्य में वृद्धि की प्रकृति घटती जाती है। निम्न में से किस विद्वान ने माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के विपरीत अपना विचार व्यक्त किया है? तो माइकल थॉमस सैडलर, डेविड रिकार्डो, ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान अशोधित जन्म दर को दर्शाता है? कह रहे प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या अशोधित जन्म दर को दर्शाता है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा आप लोग फिर से। क्वेश्चन फिर से आप इसे मिलान कर लीजिएगा क्या सही है, कभी कभी आंसर किसी गलत भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए, भारत में मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रत्यक्ष विधियों में कौन कौन शामिल होती है? तो कह रहे सभी। जीवन समंक पंजीकरण विधि, राष्ट्रीय न्याय दर सर्वेक्षण, न्याय दर पंजीकरण प्रणाली विधि, ये सभी जो है कि प्रत्यक्ष विधियों में शामिल होते हैं। भारत में मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने हेतु प्रयोग किए जाने वाली प्रत्यक्ष विधियों में कौन शामिल है? तो कह रहे जीवन समंक पंजीकरण विधि, राष्ट्रीय न्याय दर सर्वेक्षण, न्याय दर पंजीकरण प्रणाली विधि, ये सभी। प्रजननता को प्रभावित करने वाले कौन से सामाजिक कारक हैं? कह रहे उपरोक्त सभी। शिक्षा का निम्न स्तर, समाज का रूढ़िवादी होना, लड़कों को अधिक महत्व देना, ये सभी जो है कि प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोफेसर D.S. नाग के अनुसार प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है? तो कह रहे सभी। जैविक तत्व, प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, ये सभी जो है कि प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा कारक मृत्यु दर या मृतता के निर्धारक नहीं है? तो उचित स्वास्थ्य सुविधा। उचित स्वास्थ्य सुविधा जो है कि मृत्यु दर मृतता को निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा देश मध्यम प्रजनन दर वाला देश है? ये सभी। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सभी जो है कि मध्यम प्रजनन दर वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व के किस महाद्वीप में सर्वाधिक जन्म दर तथा सर्वाधिक मृत्यु दर पाई जाती है? तो कह रहे हैं अफ्रीका। सर्वाधिक जन्म दर तथा सर्वाधिक मृत्यु दर पाई जाती है वो है अफ्रीका। वर्ल्ड पॉपुलेशन द्वारा सीट 2015 के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप का जन्म दर तथा मृत्यु दर समान पाया जाता है? तो यूरोप। वर्ल्ड पॉपुलेशन द्वारा सीट 2015 के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप का जन्म दर तथा मृत्यु दर समान पाया जाता है? तो है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट 2015 के अनुसार एशिया महाद्वीप की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? तो कह रहे हैं 18। एशिया महाद्वीप की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? तो 18। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे जनगणना, सर्वेक्षण, प्रक्षेपण, आवास, प्रवास, प्रतिवेदन, जनसंख्या, भूगोल के आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत, ये सभी कथन असत्य है। लेकिन और जो सत्य उसको देखते हैं। जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत का प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों में विभक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहे उपरोक्त सभी। जन्म मरण सांख्यिकी जनसंख्या आंकड़ों के महत्वपूर्ण घटक हैं और जन्म मरण सांख्यिकी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि या कमी को जानने में सहायक होते हैं। अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि कहलाती है। ये सभी कथन सही है।
जन्म मरण सांख्यिकीय जनसंख्या आंकड़ों के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जन्म मरण सांख्यिकी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि या कमी को जानने में सहायक होते हैं। अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे डी सही नहीं है। जो सही उसको देखते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है। 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया के में विश्व की 50% जनसंख्या रहती है। 0 से 20 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच एशिया के विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। तो इस प्रकार से जो है कि 76 का डी सही नहीं है और बाकी सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कौन कथन सही है? तो कह रहे उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखते हैं। अत्यधिक शुष्कता के कारण दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल तथा आटाकामा मरुस्थल लगभग निर्जन है। चीन का सर्वाधिक जनसंख्या हांगहो यांगटी सिक्यांग नदियों के मैदानों में पाई जाती है। पश्चिम एशिया के शुष्क भागों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे सी यही नहीं है, बाकी जो सही है उसको देखते हैं। आर्थिक घनत्व की गणना में देश के समस्त संसाधनों का मूल्यांकन मौद्रिक इकाई में किया जाता है। आर्थिक घनत्व की गणना में देश के समस्त संसाधनों का मूल्यांकन मौद्रिक इकाई में किया जाता है। आर्थिक घनत्व की गणना में देश के समस्त संसाधनों का मूल्यांकन मौद्रिक इकाई में किया जाता है। खाद्यान्न भूमि और जनसंख्या का अनुपात पोषण घनत्व कहलाता है। कायिक घनत्व की उपयोगिता केवल कृषि प्रधान देशों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार जो है कि इसका 78 का सी गलत है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे सी असत्य और सभी सही है। तो देखते हैं। ये है कि विकसित देशों में प्राकृतिक वृद्धि दर निम्न पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा मध्यम जनसंख्या वृद्धि देश है। अफ्रीका में उच्च जन्म दर पाई जाती है। तो इस प्रकार 79 का सी गलत और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे कौन सा कथन सही है? तो कह रहे उपरोक्त सभी कथन सही है। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। माल्थस और हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत है और मार्क्स के अनुसार जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांत का आधार आर्थिक है। तो इस प्रकार से 80 का डी सही है सभी कथन। क्वेश्चन नंबर 81 का करें कि कौन सा कथन जनसंख्या के सिद्धांत के संदर्भ में असत्य है? तो ए असत्य है और बाकी जो है कि सब जो असत्य है उसको देखते हैं। सडलर ने बताया कि जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत के विपरीत है। सडलर ने बताया कि जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत के विपरीत है। सडलर ने बताया कि जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत माल्थस के सिद्धांत के विपरीत है। डी क्रेस्टो के अनुसार उच्च प्रोटीन की मात्रा का प्रजनन क्षमता से ऋणात्मक संबंध होता है। ड्यूमा ने प्रजननता को केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत के तहत समझाया है। 81 का ए सही है और बाकी ये गलत है और बाकी सब सही है। तो इस प्रकार 81 का ए। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन को पहचानिए? तो कह रहा है 82 का डी है और जो है कि 82 का डी में ये देखिए उपरोक्त सभी कथन सही है। तो पहला देखते हैं। भारत में मृत्यु दर की गणना हेतु प्रत्यक्ष तथा परोक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। भारत में मृत्यु दरों की गणना हेतु प्रत्यक्ष तथा परोक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है और भारत में विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। भारत में विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। भारत में 1891 से 1920 ईस्वी तक मृत्यु दर काफ़ी ऊंची रही है। इस प्रकार 82 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा कथन सही है? तो 83 का डी सही है। विश्व की 46% जनसंख्या अल्प प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है।
इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको मध्यम प्रजनन दर वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। यूरोप विश्व का एक ऐसा देश है जहां जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर पाई जाती है। तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको मध्यम प्रजनन दर वाले देशों की श्रेणी में शामिल है और विश्व की 46% जनसंख्या अल्प प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है। तो इस प्रकार 83 का डी उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहे 84 का बी सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है, तो देख लेते हैं। तो कह रहे कि जे ए गार्नियर ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन है। जे ए गार्नियर ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन है, ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। जी टी टिवार्था का है द मोर डेवलप्स रियल, ये ज्योग्राफी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये ज्योग्राफी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। डब्ल्यू जेलेंस्की का ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए 2-3 बार इसे रिवीजन कर लें। जे ए गार्नियर का जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ए जे गार्नियर का, जे ए गार्नियर का है, जे ए गार्नियर का जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। और जी टी टिवार्था का क्या है? तो समझ लीजिए कि ये जियोग्राफी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये जियोग्राफी ऑफ इट्स पॉपुलेशन इसका है, अर्थात द मोर डेवलप्ड रियल्स, ये जी टी टिवार्था का। डब्ल्यू जेलेंस्की का है ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, 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 ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी डब्ल्यू जेलेंस्की का। तो सभी कथन सही है। अब देखिए जो आर्बुड्स का है पॉपुलेशन ज्योग्राफी एनालिसिस, कुछ ऐसे करके रॉबर्ट बुड्स का है। तो आप जो है कि ये बार बार इसे पढ़ लें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे हैं कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा देखते हैं। ग्लेन टिवार्था को जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। ग्लेन टिवार्था को जनसंख्या भूगोल का पिता कहा जाता है, जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट बुड्स ने जनसंख्या की उत्पादकता, मृतता जैसे आदि महत्वपूर्ण लक्षणों का विश्लेषण किया। रॉबर्ट बुड्स ने जनसंख्या की उत्पादकता, मृतता जैसे आदि महत्वपूर्ण लक्षणों का विश्लेषण किया। अर्थशास्त्र में जनसंख्या का आधार केवल आर्थिक प्रभाव तक सीमित पाया जाता है। अर्थशास्त्र में जनसंख्या का आधार केवल आर्थिक प्रभाव तक सीमित पाया जाता है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 जो है कि तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 के कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो 86 का सी, पहला और तीसरा। पहला, भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर संरक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर संरक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिदर संरक्षण में जोत का कार्य, जनसांख्यिकीय लक्षण, बचत, ऋण जैसे महत्वपूर्ण विषय आदि को शामिल किया जाता है। प्रतिदर संरक्षण में जोत का आकार, जनसांख्यिकीय लक्षण, बचत, ऋण जैसे महत्वपूर्ण विषय आदि को शामिल किया जाता है। तो 1 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा कथन। अनेक यूरोपीय देशों की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित कर रही है। अनेक यूरोपीय देशों की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? कह रहे पहला और दूसरा। पहला है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग समुद्र के 500 किलोमीटर की परिधि में संकेंद्रित है। तो इस प्रकार 88 का सी सही है, पहला और दूसरा।
89 का कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो कह रहा है दूसरा कथन असत्य है। जो सत्य है उसको देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जनांकीय तत्व जनसंख्या की वृद्धि, प्रवास और नगरीकरण प्रमुख है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर पाई जाती है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा सही है, 89 का दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, जन्म दर मृत्यु दर वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2015 के अनुसार विश्व प्रतिरूप संबंध में दिए गए सूची का सही मिलान करें। तो इसका जो है कि क्वेश्चन नंबर क्या है बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या 90, इसका मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो केवल बी का दिया हुआ है 90 का, जो कि इसका जो 90 का बी है, केवल यही मिलान 90 का बी है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अनुसार विश्व के प्रतिरूप संबंधित दिए गए सूचियों का सही मिलान करें। तो जो इसमें जो है यूरोप का 11%, यही है। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें कथन दिया रहता कि मैच करने वाला, तो वैसे होता, लेकिन दिया नहीं है, केवल यही दे दिया है यूरोप का 11%। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, 91 का जो है कि डी सही, 1 2 3। तो 91 का देखते हैं। कह रहे कि किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है। किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल और उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। कायिक घनत्व में क्षेत्रफल के स्थान पर कृषि योग्य भूमि को शामिल किया जाता है। कायिक घनत्व में क्षेत्रफल के स्थान पर कृषि योग्य भूमि को शामिल किया जाता है। जिस देश में कृषि योग्य भूमि अधिक होती है वहाँ कृषि घनत्व कम होता है। जिस देश में कृषि योग्य भूमि अधिक होती है वहाँ कृषि घनत्व कम होता है। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 2 3 सही है। एक है कि विकासशील देशों ने विगत 2 दशकों में प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण ह्रास किया है। विकासशील देशों ने विगत 2 दशकों में प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण ह्रास किया है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर भी विगत दशकों में दर्ज की है। विकासशील देशों में मृत्यु दर में ह्रास भी हुआ है। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहे कि जनांकीय संक्रमण कौन सही सुमेलित है। तो कह रहे कि उच्च अस्थायी अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहे हैं कि विचार कीजिए, जनांकीय संक्रमण वह समान मॉडल है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो कह 3 कथन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है, जो विकसित देशों के विशेष संदर्भ में विकसित किया गया है, जो जनसंख्या वृद्धि या विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से जनांकीय संक्रमण वह समान मॉडल है जो सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि चित्र में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को प्रदर्शित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वक्र के नीचे की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। तो कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा। जन्म दर में ह्रास, स्थिर मृत्यु दर में वृद्धि, ये सभी। जन्म दर में ह्रास, स्थिर मृत्यु दर में वृद्धि, ये सभी। 95 का सी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। किसी देश का जनांकीय संक्रमण निम्नांकित क्रम का अनुसरण करता है। तो 96 का ए, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तीसरा, अति उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर, अति उच्च जन्म तथा मृत्यु दर, अत्यधिक उच्च जन्म तथा मृत्यु दर। दूसरा, मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर। फिर चौथा है कि निम्न जन्म दर तथा मृत्यु दर। पहला है कि अति निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। किसी देश के जनांकीय संक्रमण क्रम का अनुसरण करता है। तो पहला, तीसरा क्या है, अति उच्च जन्म दर
तथा मृत्यु दर। दूसरा है मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर। और चौथा है कि निम्न जन्म दर तथा मृत्यु दर। पहला है अति निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। तो इस प्रकार 96 का ए। क्वेश्चन नंबर जो है कि 97 का देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही है? कह रहा पहला, तीसरा, चौथा। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के अनुसार अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के अनुसार अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। कह रहे कौन सा कथन सही? तो पहला, तीसरा, चौथा। पहला फिर से देखिए, जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के अनुसार अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है। तीसरा है कि माल्थस ने ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और विलंब से विवाह को कृत्रिम निरोध माना है। चौथा है कि माल्थस के अनुसार युद्ध, अकाल, भूकंप तथा बाढ़ जनसंख्या के कुछ प्राकृतिक निरोध हैं। तो इस प्रकार कौन से कथन सही है? 97 का ए, पहला, तीसरा, चौथा। 98 क्वेश्चन नंबर 98, जनांकीय संक्रमण या परिवर्तन एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के इतिहास अनुक्रम का अन्वेषण करता है। तो ये है पहला और चौथा। प्रजनन क्षमता और प्रवसन, आयु संरचना और लिंग संयोजन। जनांकीय संक्रमण परिवर्तन एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। प्रजनन क्षमता और प्रवसन, आयु संरचना और लिंग संयोजन। तो इस प्रकार से 98 का ये सही है। 99 का कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा। सकारात्मक और निवारक प्रतिबंध जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि दर को रोकते हैं और निवारक प्रतिबंधों का आधार नैतिक संयम है। विवाह के स्थगन को महत्व दिया जाता है। सकारात्मक और निवारक प्रतिबंध जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि दर को रोकते हैं। निवारक प्रतिबंधों का आधार नैतिक संयम है। विवाह के स्थगन को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार 99 का सी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहे कि इसमें कौन सही है? तो कह रहे दूसरा और चौथा। दूसरा है कि इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि गति जीवन निर्वाह साधनों से तीव्र होती है। जनसंख्या वृद्धि गति जीवन निर्वाह साधनों से तीव्र होती है। चौथा कि प्रत्येक 25 वर्ष में जनगणना दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार दूसरा, चौथा सही है। 100 का सी। 101 का जो है कि बी है। कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा। एशिया में अपर्याप्त कृषि क्षेत्र है। एशिया में औद्योगिक विकास के कारण भी जनसंख्या समस्या ग्रसित है। तो कौन सा कथन है? दूसरा, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 102 कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा पहला और दूसरा कथन जो है कि सही है। यूरोपीय देशों की जनसंख्या प्रतिरुद्ध है। यूरोपीय देशों में उर्वरता दर प्रतिस्थापन दर से नीचे है। क्वेश्चन नंबर 103 का बोल रहा है प्रोफेसर DS नाग के अनुसार प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले कारक तत्व कौन से हैं? तो जैविक तत्व और प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व। प्रोफेसर DS नाग के अनुसार प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन से हैं? तो जैविक तत्व, प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, 1 और 2 दोनों। 104 का कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि सी सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित उसको देखते हैं। स्वीडन में जनगणना करने वाला देश जो है कि 1749। स्वीडन में कब जनगणना हुई? तो 1749।
अमेरिका में 1890, भारत में 1872। तो इस प्रकार से सी गलत है 104 का। 105 का कह रहा है मिलान करने के लिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है कि मिलान तीनों सही है। भौगोलिक कारक उपजाऊ मृदा, आर्थिक कारक पशुपालन, सामाजिक सांस्कृतिक कारक रीति रिवाज, ये तीनों कथन सही है। 106 में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तो 106 में मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र जो कि मंगोलिया, ये सुमेलित नहीं है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया, अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र, निर्जन और बिना बसे क्षेत्र अति शीत प्रदेश, और मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, यही गलत है 106 का बी। 107 का बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है? 107 का उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पूर्वी तटीय चीन, पूर्वी तटीय चीन उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। 108 में कह रहे कौन सही सुमेलित है? तो 108 का बी, मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र वियतनाम है। तो फिर इसके बाद 109 का बोल रहा है कि विगत 2 दशकों में विकासशील देशों ने प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण ह्रास के बाद भी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है। तो पहला, तीसरा, चौथा, बढ़ती हुई आय संभाव्यता के कारण और घटती हुई मृत्यु दर के कारण और बेहतर जीवन दशाओं के कारण। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा, चौथा, बढ़ती हुई आय संभाव्यता के कारण, घटती हुई मृत्यु दर के कारण और बेहतर जीवन दशाओं के कारण वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रकार अब जो है कि 109 का बी सही है। 110 का कह रहा है कि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित सामाजिक कारक लड़कों को अधिक महत्व देना, यही सही है। जन्म दर या प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक संबंधित घटक कौन सा सही है? जन्म दर और प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक में 110 का, तो जो 110 है उसका बी सही है। सूची 1, 2 मिलान करने के लिए दिया रहता तो उसमें मिलान हो जाता, लेकिन इसमें क्या है दिया कि जो सामाजिक कारक है उसमें दिया नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी अपने से समझ के दे सकते हैं। अगर मिलान करना होगा तो जनांकिकी कारक, शिक्षा का निम्न स्तर, आर्थिक कारक, अच्छा इसमें दिया नहीं है आर्थिक कारक, तो यही होगा। तो सामाजिक कारक लड़कों को अधिक महत्व देना है। 111 का देखिए बी है, 111 का बी है दूसरा और तीसरा। यूएसए का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश इसका कैलिफोर्नियाई तट है। यूएसए का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश इसका कैलिफोर्नियाई तट है। विषुवतीय प्रदेशों में सघन वन के कारण जनसंख्या घनत्व प्रायः कम है। विषुवतीय प्रदेशों में सघन वन के कारण जनसंख्या घनत्व प्रायः कम है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। 112 के बोल रहा है कि कौन आरेख में बिंदु अंकित क्षेत्र दर्शाता है? तो सी, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो 113 का देखिए, 113 में कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण को चित्रित करते हुए नीचे दिए गए आलेख या ग्राफ पर जन्म दर 1 तथा मृत्यु दर 2 को अंकित किया गया। आलेख का तीसरी सतत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो सकल जनसंख्या। क्या प्रदर्शित करती है? सकल जनसंख्या। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर है, तो चुनिए। तो कह रहे कि इसमें कथन और कारण दिया गया है। 114 में सी है, ये सही आर गलत है, जो सही उसी को देखते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन में समाजशास्त्र महत्वपूर्ण योगदान करता है, यही सही और ये गलत आर। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित जनसंख्या के आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत हैं।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके बाद जो है कि बी, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसके बाद जो है कि यही देख लेते, आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही है कि आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। राष्ट्रीय परिदर संरक्षण संगठन जनांकीय सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्र कर प्रकाशित करता है। यह संरक्षण सूचना प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भूगोलवेत्ता के आंकड़ों के विश्वसनीयता व त्रुटि को लेकर संदेह होता है। विश्व की एकत्र की गई आंकड़ों की गुणवत्ता में भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 118, विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए राजनीतिक पर्यावरण उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से सी सही है। तो सी में कह रहा है कि सी का कथन ए सही, आर गलत है। तो ए सही जो है उसको देखते हैं, विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, यही सही है। तो 118 का सी सही। 119 का बी, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जावा द्वीप भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। 120 का देखते हैं, तो करें 120 का बी है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। एशिया में घनी जनसंख्या के क्षेत्र 10 अंश और 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में मानसून जलवायु है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। 121 में कह रहे कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये देखिए, जो 120 वाला ए आर दोनों से, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 120 का देखिए, जो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। एशिया की घनी जनसंख्या के क्षेत्र 10 अंश और 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच पड़ते हैं और इन क्षेत्रों में मानसून जलवायु है। तो ये दोनों कथन सही, लेकिन एक दूसरे कथन सही व्याख्या नहीं है। और 121 में कह रहे हैं कि इसमें ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। जावा द्वीप में सुमात्रा द्वीप की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है। जनसंख्या का वितरण प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें भी ए आर दोनों से, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत का जनसंख्या घनत्व यूएसए से अधिक है। जो भारत का जनसंख्या घनत्व है यूएसए से अधिक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यूएसए से, भारत की जनसंख्या घनत्व यूएसए से अधिक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर यूएसए से अधिक है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें भी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक घनत्व वाला देश है। बांग्लादेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 124, तो 24 में कह रहा है कि ये कथन सही, आर गलत है। तो उसको देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है, यही सही है। 125 का ए सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। विश्व का द्वितीय बड़ा महाद्वीप होते हुए भी अफ्रीका जनसंख्या में कम है। इसका बहुत बड़ा भाग सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। विश्व का द्वितीय बड़ा महाद्वीप होते हुए भी अफ्रीका जनसंख्या में कम है। इसका बहुत बड़ा भाग सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 126, जनसंख्या घनत्व के सूचकांक के रूप में फिजियोलॉजिकल क्रियात्मक अंगगणितीय घनत्व की तुलना में वरीयता देने योग्य है। फिजियोलॉजिकल घनत्व कृषि योग्य भूमि पर आधारित है, जबकि अंकगणितीय घनत्व कुल क्षेत्रफल पर आधारित है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।
उसकी जनसंख्या घनत्व भारत की अपेक्षा कम है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 128, जनसंख्या मुख्य रूप से 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 128, जनसंख्या मुख्य रूप से 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार यार दोनों से यार एक ही सही व्याख्या करते हैं। 129 का है कि धरातल का लगभग आधा स्थलीय क्षेत्र पूर्णतः अथवा जनरिक्त है। यहाँ अत्यंत उष्ण तापमान, अत्यधिक वर्षा, अति शुष्कता के कारण मानव बसाव के प्रतिकूल पाया जाता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विकासशील देशों में विकसित देशों से जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। आर्थिक विकास का कम स्तर कुल प्रजनन दर को बढ़ाता है। तो इस प्रकार ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 31, कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है। इन देशों में कुपोषण और बीमारियां अनियंत्रित है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्चतर होती है। इन देशों में कुपोषण बीमारियां अनियंत्रित होती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 32, जनसंख्या का अंगगणितीय घनत्व वास्तविकता से दूर होता है। यहाँ केवल जनसांख्यिकी औसत को प्रदर्शित करता है। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व वास्तविकता से दूर होता है, यह केवल सांख्यिकी औसत को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार 132 का ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें भी ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 20वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक विकास तथा चिकित्सीय सुविधाओं द्वारा मृत्यु दर में कमी लाई गई है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 134 में कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सामान्यतः जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास का प्रतिफल होता है। जनांकीय संक्रमण की उच्चतर वर्धमान अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर का ह्रास पाया जाता है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जनांकीय संक्रमण सामान्यतः जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी विकास का प्रतिफल होता है। जनांकीय संक्रमण की उच्चतर वर्धमान अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर का ह्रास पाया जाता है। तो इस प्रकार से 134 का बी कथन सही है। 135 में कह रहा है कि ये कथन सही है, यार दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है। मृत्यु दर में कमी के लिए उचित स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा सहायक सिद्ध हुई है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 136 में कह रहा है विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम होती है। आर्थिक विकास का परिणाम जन्म दर में कमी है। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम होती है। आर्थिक विकास का परिणाम जन्म दर में कमी है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार 136 क्वेश्चन थे, लेकिन विगत वर्षों में जो पूछे गए उसको भी देख लेते हैं। 2018 में पूछा गया था कि कौन सा जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। तो प्राकृतिक परिवर्तन और अशोधित जन्म दर जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक समांगी जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयुक्त है। तो श्रृंखलाबद्ध। कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी समांगी जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयुक्त है। तो श्रृंखलाबद्ध। यूएन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2018 के अनुसार किस देश में
उच्चतम जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर व्यक्ति दर्ज किया गया था? तो बांग्लादेश। उच्चतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था तो बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मिलान करने के लिए दिया है, 4 का बी है। दूसरा का ए कह रहे कि जो कोहोर्ट हैं ये विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह है। विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। प्राकृतिक वृद्धि, मृत्यु दर घटा जन्म दर। कुल प्रजनन दर स्त्री द्वारा अपने गर्भ धारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या। आश्रितता दर, उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप। तो इस प्रकार 4 का बी सही है। 5 का कह रहे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 2015 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व दर्ज किया गया है? तो कह रहे एशिया में। 2017 में पूछा गया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन में जनसंख्या वृद्धि कितने चरण सम्मिलित है? तो 4 चरण सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 में कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया था? तो वारेन थॉम्सन। जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया तो वारेन थॉम्सन। और क्वेश्चन नंबर 8 में मिलान करने के लिए दिया है, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? क्योंकि प्रजनन आयु में जन्म की संख्या और स्त्रियों की संख्या के बीच में अनुपात। प्रजनन आयु में जन्म की संख्या और स्त्रियों की संख्या के बीच का अनुपात अशोधित जन्म दर। सामान्य प्रजनन दर जन्म की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात। जन्म की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात सामान्य प्रजनन दर। जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु से अधिक जन्म। जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि में प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु से अधिक जन्म। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु की संख्या। तो ये जो है कि 8 का ए सही है। ठीक है। फिर इसके बाद 9वां का, किसी क्षेत्र के बड़े, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? तो कह रहे अस्त्राकृति यादृच्छिक प्रतिदर्शी। किसी क्षेत्र के बड़े, मध्यम और लघु सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? तो अस्त्राकृतिक यादृच्छिक प्रतिदर्शी। फिर इसके बाद कह रहे कि 2016 में 10वां क्वेश्चन क्या दिया है कि विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगना होने की अवधि निम्नलिखित समयांतराल में किसके बीच थी? तो 1850 से 1930। 1850 से 1930 के बीच में अंतराल के बीच में दुगनी होना था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा कि किस वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी? तो 1650 में जनसंख्या 500 मिलियन थी। जनांकिकी के फिजियोलॉजिकल घनत्व को निम्न से किसे परिभाषित किया जाता है? तो कह रहे कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के बीच का अनुपात। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के बीच के अनुपात को जनसंख्या के फिजियोलॉजिकल घनत्व को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण अल्प विकास की अवस्था को सूचित करता है? तो उच्च स्थैतिक चरण। जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण है जो अल्प विकास की अवस्था को सूचित करता है? तो उच्च स्थैतिक चरण। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन करने की दृष्टि से जनसंख्या के आकार को भूमि क्षेत्र से संबंधित करता है? तो कृषि घनत्व। कौन सी संकल्पना क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन करने की दृष्टि से जनसंख्या के आकार को भूमि क्षेत्र से संबंधित करता है? तो कृषि घनत्व। क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि 15 क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। अमेजन बेसिन में गर्म आर्द्र जलवायु पाई जाती है जिससे वहाँ
सघन सेलवास पाए जाते हैं। तो कह रहे कि यार दोनों सही, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। अमेजन बेसिन में जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी कम है और अमेजन बेसिन में गर्म आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिससे वहाँ सघन सेलवास पाए जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सही व्याख्या नहीं करते हैं। विश्व के निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से मूल रूप से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं है? तो 16 का जो है कि डी, उत्तर पूर्वी यूएसए। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मूल रूप से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं है? तो कह रहे उत्तर पूर्वी यूएसए। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मिलान करने के लिए दिया गया है। संयुक्त राज्य प्रकार एकरमैन जनसंख्या संसाधन क्षेत्र देश का नाम। कह रहे संयुक्त राज्य प्रकार का जो एकरमैन जनसंख्या संसाधन क्षेत्र, संयुक्त राज्य प्रकार ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप प्रकार दक्षिण कोरिया यूरोप, ब्राजीलियाई प्रकार मलेशिया और मिस्र प्रकार भारत। जो मिस्र प्रकार है वो भारत, ब्राजीलियाई प्रकार जो है दक्षिण कोरिया, यूरोप प्रकार दक्षिण कोरिया है, ब्राजीलियाई प्रकार मलेशिया है और संयुक्त राज्य प्रकार ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य प्रकार ऑस्ट्रेलिया, यूरोप प्रकार दक्षिण कोरिया और जो है कि ब्राजीलियाई प्रकार मलेशिया और इसके बाद मिस्र प्रकार भारत। तो 17 का बी सही है। 18 के कि शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कह रहे कि मृतता और प्रजननता और मृतता के द्वारा जनसंख्या परिवर्तन द्वारा निर्धारित होता है। कौन सी अवस्था जनांकीय संक्रमण या परिवर्तन की दूसरी अवस्था को चरित्रांकित करती है? उच्च जन्म दर तथा ह्रासमान मृत्यु दर। उच्च जन्म दर ह्रासमान मृत्यु दर को अंकित करती है। फिर इसके यहाँ तक दिया गया है, मतलब 19 तक। तो इस प्रकार से आपने इतना क्वेश्चन अध्ययन किया। 136 प्लस जो है कि 19 क्वेश्चन ये हो गया। तो इतना क्वेश्चन लगभग 175 कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए पढ़। आप लोगों ने इतना रिवीजन किया, आप इसे बार बार इसे पढ़ते रहें तभी याद होगा। मैं देखिए दूसरी बार रिवीजन कर रही हूँ और ये पहले से इसमें टिक का निशान किया हुआ है, तो इसलिए आप सभी इसमें 1-2 बार इसी तरह रिवीजन करते रहें आप भी, तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।